को नमस्कार। इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा दूसरा चैप्टर है गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। तो पीछे जो चैप्टर हमने किया था विद्युत क्षेत्र, उसमें हमने पढ़ा है बिंदु आवेश और विभिन्न आवेश के कारण तीव्रता। हमने अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा है बिंदु आवेश और बिंदु आवेशों के निकाय, इन दोनों के कारण कैसे तीव्रता निकाली जाएगी, ये हमने पढ़ा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाएगी कूलाम के नियम का प्रयोग करते हुए। लेकिन इस चैप्टर में अब हम लोग इस बात में रुचि रखते हैं कि सतत आवेश वितरण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाए। कूलाम का नियम बिंदु आवेशों तक सीमित है और बिंदु आवेशों के निकाय में हमने अध्यारोपण के सिद्धांत की मदद ली। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? किसी बिंदु विशेष पर विभिन्न आवेश मिलकर के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करते हैं और उन तीव्रताओं का सदिश योग कर दिया जाए और परिणामी तीव्रता निकाल ली जाए। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो सतत आवेश वितरण से अगर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है तो आवेश घनत्व को समझना होगा। तीव्रता ज्ञात करनी है तो आवेश घनत्व को समझना होगा और सतत आवेश में से एक अल्पांश लेना होगा। अल्पांश कैसा? एक अल्पांश है तो हम उसे बिंदु आवेश के रूप में मान सकते हैं। हमने सतत आवेश में से एक अल्पांश लिया, उसे बिंदु आवेश के रूप में मान सकते हैं और बिंदु आवेश के कारण तीव्रता निकालनी है तो कूलाम का नियम हमारी सहायता करता है। अर्थात यहां भी हम लोग किसके नियम की मदद ले सकते हैं? कूलाम के नियम की। और क्या ज्ञात कर सकते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। और सतत आवेश को ऐसे विभिन्न अल्पांशों में विभक्त माना जा सकता है और इन अल्पांशों के कारण इन अल्पांशों का हम करेंगे समाकलन की मदद लेंगे। सभी अल्पांश जो है उनके कारण किसी पर्टिकुलर बिंदु पर तीव्रताएं जोड़ने का काम समाकलन करेगा और समाकलन का प्रयोग करके हम सतत आवेश वितरण जो है इसके कारण तीव्रता निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे विभिन्न असंख्य अल्पांश समाकलन की मदद से जोड़े तो जा सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से संभव है लेकिन इसे हल करना काफी जटिल है। तो फिर इसका अल्टरनेट क्या है? जैसा कि चैप्टर के नाम में छुपा हुआ है गाउस का नियम, तो गाउस के नियम से सतत आवेश वितरण के लिए भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना बहुत ही सरल है।
इसमें जटिलता नहीं है, गाउस के नियम में जटिलता नहीं है। सतत आवेश वितरण के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना काफी सरल कार्य है। लेकिन गाउस के नियम को समझने के लिए हमें विद्युत फ्लक्स के कंसेप्ट को समझना होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हो गया विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? मान लीजिए कि एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ स्थित है, तो उस पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, और जितनी बल रेखाएं उस पृष्ठ से गुजरेगी वही उस पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स है। सुनिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स कहलाती है, और इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। कुछ थोड़ा और समझते हैं। मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर, और इसमें एक पृष्ठ स्थित है। पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, और इस स्थिति में इस पृष्ठ से अधिकतम बल रेखाएं गुजरेगी। जैसे ऐसे पृष्ठ पड़ा है तो अधिकतम बल रेखाएं हैं, और यदि ये पृष्ठ ऐसे होगा तो इससे गुजरने वाली बल रेखाएं कम होती जाएगी, और इस स्थिति में इस पृष्ठ में से कोई बल रेखा नहीं गुजरेगी। तो वर्तमान स्थिति में अधिकतम बल रेखाएं गुजरेगी। तो हम ये लिख देते हैं कि अधिकतम बल रेखाएं गुजरेगी। और हमने परिभाषा में देखा है कि जो बल रेखाओं की संख्या है वही तो क्या है, वही तो विद्युत फ्लक्स है। इसका मतलब बल रेखाएं अधिकतम गुजरेगी तो यहां अधिकतम विद्युत फ्लक्स भी गुजरेगा। तो इस स्थिति में विद्युत फ्लक्स जो है वो अधिकतम होगा। चित्र से हम समझ रहे हैं भाषा का प्रयोग करते हुए। और यदि ये पहले हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, और यदि यह पृष्ठ इस प्रकार से रखा हुआ है, यह इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर है, और यह विद्युत क्षेत्र ई की दिशा है, तो आप देखेंगे इस पृष्ठ के अंदर से कोई बल रेखा नहीं गुजरेगी। ऊपर से बल रेखाएं गुजर जाएगी, नीचे से भी गुजर जाएगी, लेकिन पृष्ठ के अंदर से कोई बल रेखा नहीं गुजरेगी। अर्थात शून्य बल रेखाएं गुजरेगी। बल रेखाओं की संख्या जो है यहाँ शून्य है। इसका मतलब शून्य ही विद्युत फ्लक्स होगा। अब बात आती है कि विद्युत फ्लक्स को किस सूत्र से परिभाषित किया जाता है। विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या है? तो सूत्र तक पहुंचने से पहले हमें यह देखना होगा कि सूत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए, अगर विद्युत क्षेत्र
इधर देखते हैं, अगर विद्युत क्षेत्र E वेक्टर ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि बल रेखाएं पास पास होगी। विद्युत क्षेत्र E ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि विद्युत बल रेखाएं पास पास होगी। तो अब चित्र से देख सकते हैं कि बल रेखाएं यदि पास पास होगी तो इस पृष्ठ में से अधिक बल रेखाएं गुजरेगी, और बल रेखाएं यदि अधिक गुजरेगी तो फिर फ्लक्स भी अधिक हो जाएगा, फ्लक्स के मान में भी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि बल रेखाओं की संख्या ही तो फ्लक्स है। तो एक तो फ्लक्स निर्भर करता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, दूसरा अगर आपने क्षेत्रफल बढ़ा लिया है तो भी बल रेखाएं ज्यादा गुजरेगी। तो तीसरी बात कि अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो भी फ्लक्स ज्यादा ही होगा, फ्लक्स ज्यादा ही होगा। अब आप इन दोनों चित्रों में देखेंगे कि यहां क्षेत्रफल भी है, तीव्रता भी है, लेकिन फ्लक्स तब भी नहीं। इसका मतलब तीसरी राशि यह डिपेंड करता है कोण पर भी। आप देख सकते हैं जब कोण 90 डिग्री है तो फ्लक्स 0 है, और कोण 0 डिग्री है, तीव्रता की दिशा में ही है, क्षेत्रफल सदिश, तो फ्लक्स अधिकतम है। तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय फलन है जो 0 डिग्री पर तो मैक्सिमम वैल्यू दे और 90 डिग्री पर हमें 0 वैल्यू दे? तो ऐसा है कोस थीटा। और थीटा किस किस के मध्य का कोण है? एस वेक्टर और ई वेक्टर के मध्य का कोण है। तो कोस थीटा की वैल्यू अगर ज्यादा होगी, कोस थीटा की अगर वैल्यू ज्यादा होगी तो फ्लक्स ज्यादा होगा। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि उस स्थिति में थीटा कम होगा। किस स्थिति में? जब कोस थीटा ज्यादा होगा। देखिए कैसे, सिंपल सी है। जब थीटा 0 डिग्री है तो कोस की वैल्यू 1 है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। और जब थीटा 90 डिग्री है तो कोस की वैल्यू 0 है। इसका मतलब थीटा बढ़ता है, थीटा ज्यादा है, तो कोस थीटा की वैल्यू कम है। तो यहां भी कुछ ऐसा ही है कि कोण अधिक है, 90 डिग्री हो गया, 0 से 90 हो गया, तो वैल्यू कम होगी। किसकी वैल्यू? फ्लक्स की। तो कोस यहां सेट बैठता है। तो फ्लक्स इन 3 बातों पर निर्भर करता है। एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के क्षेत्रफल, और तीसरा क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के मध्य बने कोण की कोज्या पर। तो सूत्र क्या है? फ्लक्स को किस सूत्र से परिभाषित किया जाता है? वो है फाई इक्वल्स टू ई एस कोस थीटा। इन तीनों के गुणा से विद्युत फ्लक्स को परिभाषित किया जाता है। ये थीटा ई वेक्टर और एस वेक्टर के मध्य का कोण है। तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। यह सूत्र तब काम में लिया जा सकता है जब विद्युत क्षेत्र एक समान हो, विद्युत क्षेत्र नियत हो, इसके मान में परिवर्तन न हो या नियत रहे, तब आप विद्युत फ्लक्स को ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर से परिभाषित कर सकते हैं। अभी हमने एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए फ्लक्स कैसे ज्ञात किया जाए उसको समझा। जब विद्युत क्षेत्र एक समान है तब किसी पृष्ठ से संबंध फ्लक्स कैसे ज्ञात किया जाएगा। अब हमें यह समझना है कि यदि विद्युत क्षेत्र असमान हो तो फिर किसी पृष्ठ से संबंध फ्लक्स
पृष्ठ कैसे ज्ञात किया जाए। यदि विद्युत क्षेत्र असमान है तो हमें क्या करना होगा। सर्वप्रथम हमें पहला काम करना होगा कि जो पृष्ठ है उसे n छोटे छोटे क्षेत्रफल अल्पांशों में बांटना होगा। ऐसा करने से क्या होने वाला है, जो भी पृष्ठ है आपके पास जिससे संबंधित आपने फ्लक्स ज्ञात करना है उसे छोटे छोटे n क्षेत्रफल अल्पांशों में बांट दीजिए। ये n क्षेत्रफल अल्पांश डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3 एंड डेल्टा Sn हो सकते हैं। और इन क्षेत्रफल अल्पांशों में ये इतने छोटे होंगे कि प्रत्येक अल्पांश को आप समतलीय मान सकते हैं। वक्रता इसमें नहीं होगी। वक्रता है, मान लीजिए आपने इसको छोटे छोटे टुकड़े कर दिए तो आपको प्लेन लगेगा, समतलीय मान सकते हैं। दूसरी बात, इन पर विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र वो समान पूरे पृष्ठ पर, ये जैसे एक पृष्ठ लिया, इस पूरे पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र समान माना जा सकता है। माना जा सकता है नहीं, माना जा सकता है, क्योंकि परिवर्तन ही बहुत कम होगा। इतने स्मॉल एरिया में विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन ही बहुत कम होगा, तो उस परिवर्तन को इग्नोर कर देंगे तो विद्युत क्षेत्र एक समान माना जा सकता है। ये दो विशेषताएं होनी चाहिए इन पृष्ठों के पास। अब इन पृष्ठों में से एक हम पृष्ठ चुनते हैं, I1 डेल्टा SI अल्पांश चुनते हैं, और इस अल्पांश पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे हमने, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसे हमने EI मान लिया है। 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते I वहां बीच में आया कोई, उस पर तीव्रता हमने EI मान ली है। चित्र से थोड़ा और बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यह कोई पृष्ठ है जिस पर आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस पृष्ठ को आपने ऐसे कुछ टुकड़ों में बांट दिया। ये हमने इसके n टुकड़े कर दिए हैं। अब हो सकता है यहां तीव्रता E1 हो, यहां तीव्रता E2 हो, यहां तीव्रता E3 हो, यहां E4, ऐसे करते करते बीच में कहीं EI तीव्रता हो, और इस अल्पांश का क्षेत्रफल डेल्टा SI हो। तो मैं केवल इस अल्पांश पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, बाकी सबको छोड़ दीजिए एक बार के लिए। तो इस अल्पांश का क्षेत्रफल है आपके पास, इस अल्पांश पर तीव्रता है EI, और मान लीजिए कि यहां अल्पांश और तीव्रता के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। अल्पांश की चर्चा हो रही है सारी की सारी, ये हमने एक पर्टिकुलर डेल्टा SI अल्पांश ले रखा है अपनी ओर से, उसी पर चर्चा कर रहे हैं कि सभी डेल्टा I की तरह समतलीय होने चाहिए और सभी पर विद्युत क्षेत्र एक समान माना जाए, और I का जो अल्पांश है उस पर तीव्रता हमने EI मान ली है। तो IV अल्पांश से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, विद्युत फ्लक्स है डेल्टा फाई I कितना होगा, EI डॉट डेल्टा SI वेक्टर। ये फॉर्मूला है एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए, जैसा कि आपने कुछ दिन पहले पढ़ा है। एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए अगर आपको फ्लक्स निकालना है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स निकालना है, तो ये सूत्र है। लेकिन हमें तो इस टोटल पृष्ठ से फ्लक्स निकालना है, तो इसी प्रकार आप दूसरे अल्पांश के लिए निकालेंगे, इसी प्रकार तीसरे अल्पांश के लिए निकालेंगे। तो फिर संपूर्ण पृष्ठ से
निर्गत अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण फ्लक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, सिग्मा का यूज करना पड़ेगा। सिग्मा EI वेक्टर डॉट डेल्टा SI वेक्टर। और यदि जो अल्पांश लिया गया है, अल्पांश जो डेल्टा SI, इसका क्षेत्रफल शून्य की ओर अग्रसर है, बहुत ही छोटा है, अल्पांश का क्षेत्रफल बहुत ही कम है, तो अल्पांशों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। और इस स्थिति में फ्लक्स निकालेंगे समाकलन के सूत्र का प्रयोग करते हुए, E वेक्टर डॉट DS वेक्टर। आप 11th में पढ़ चुके हैं, जब ये शून्य की ओर अग्रसर होता है तो इसे ही हम DS से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डेल के स्थान पर D का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये जनरलाइजेशन हो गया इस फ्लक्स का, ये जनरल सूत्र है इसका विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने का। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? देखिए अभी हमने सूत्र पढ़ा है फाई बराबर E डॉट DS। तो मात्रक फाई का बढ़ाना है तो E का मात्रक क्या है? E का मात्रक है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन बटा में कूलम। इसका मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर। जो मात्रक बन गया फ्लक्स का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। विमा आप इसका प्रयोग करके खुद बना सकते हैं। विद्युत फ्लक्स का हमने गणितीय सूत्र जो है, विद्युत फ्लक्स का गणितीय सूत्र जो है वो हमने E वेक्टर डॉट S वेक्टर पढ़ा है, ES cos थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट है अर्थात अदिश गुणा। तो जो विद्युत फ्लक्स है वो एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है जिसकी कोई दिशा नहीं होती है। अब बात आती है कि फाई की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी। फाई की वैल्यू पॉजिटिव तब होगी यदि थीटा की वैल्यू 90 से कम हो और 0 से बड़ी हो। और फाई की वैल्यू नेगेटिव कब होगी? जब थीटा की वैल्यू 180 से कम और 90 से बड़ी हो। और फाई की वैल्यू 0 कब होगी? जब थीटा की वैल्यू 90 हो। ये तो गणितीय रूप से बड़ा इजीली आपको पता चल रहा है। अब एक महत्वपूर्ण बात, यह एक पृष्ठ है, अगर बलरेखाएं इसके अंदर आ रही है तो उस स्थिति में जो फ्लक्स होता है उसे हम नेगेटिव कहते हैं, ऋणात्मक फ्लक्स कहलाता है। और यदि बलरेखाएं बाहर जा रही है पृष्ठ से तो हम कहते हैं कि फ्लक्स जो है वो धनात्मक है। और यदि बलरेखाएं ज्यादा आ रही है, कम जा रही है, तो नेट फ्लक्स भी ऋणात्मक हो जाएगा। और यदि ज्यादा जा रही है, कम आ रही है, तो नेट फ्लक्स धनात्मक हो जाएगा। इस प्रकार का जो पृष्ठ होता है, इस पृष्ठ को कहते हैं बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ की पहचान बहुत इजी है, एक ऐसा पृष्ठ जिसका आंतरिक भाग हो और एक बाह्य भाग हो, बस वही बंद पृष्ठ है। एक आंतरिक भाग हो, एक बाह्य भाग हो, वही बंद पृष्ठ है। और जैसे कि ये पृष्ठ आप देख रहे हैं, बताइए इसमें कौन सा आंतरिक भाग है, कौन सा बाह्य भाग है? हम ना तो कोई आंतरिक भाग की पहचान कर पा रहे हैं, ना किसी बाह्य भाग की पहचान कर पा रहे हैं, तो ऐसे पृष्ठ को हम बंद पृष्ठ नहीं कहेंगे।